देखिए, अब आप बोलिए अपनी बात जी। दीपक जी, अभी 15-20 सेकंड पहले आपके शो पर, जिसे हम एक बहुत ही पावन तरीके से ओबीसी समाज का, उनकी लड़ाई का सम्मान करते हैं, मंडल कमेटी की पूरी लड़ाई लड़ी गई, उस ओबीसी की व्याख्या अदर बैकवर्ड क्लासेस बच्चा बच्चा जानता है संविधान में है, उसकी व्याख्या अभी उनको बैंक लुटेरों के साथ जोड़कर फिर से एक बार वही चीज की। ये वही मंडली है जो कहती है आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर सारे मोदी चोर हो जाते हैं, सारा एक सरनेम चोर हो जाता है, और मोदी जो होते हैं वो घांची समाज से होते हैं। मोड घांची समाज होता है, तेली समाज का इक्विवेलेंट है वो। आपको अगर जानकारी ना हो तो मत बोलिए, मैं जानता हूं दुबे जी को इसकी जानकारी नहीं होगी, उनके मन में तिरस्कार का भाव होगा जो घांची और तेली समाज से आते हैं, उनके लिए ये हो सकता है, उनके लिए व्यवहारिक हो इस प्रकार की बातें करना। परंतु आज आरजेडी से मेरा सवाल है, क्या आप इसके साथ खड़े हैं जो ओबीसी की परिभाषा उन्होंने दी है? दूसरी बात, मेरा सिंपल सवाल है कि सावरकर जी के विषय में जो बातें राहुल गांधी ने की है, जो एक समय पर हिंदुत्व का शेर था, आज वो सेकुलरिज्म की ऐसी भीगी बिल्ली बना हुआ है कि अभी भी कुछ कर नहीं पा रहा है। ये वही उद्धव जी थे, कहते थे कि अगर कोई सावरकर जी का अपमान करेगा तो मैं उसके साथ क्या क्या करूंगा, पर आज बार बार अपमान किया जा रहा है और सावरकर जी के विषय में उद्धव जी कभी कोई स्टैंड नहीं ले पाते। किशोर तिवारी जी, अभी बीच में नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। शहजाद ने अपनी बात खत्म कर ली, मैं सीधे आरजेडी के पास चलता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी बताइए, जो ओबीसी की परिभाषा दी है, ऐसे में तो आपको भी कह देना चाहिए भैया, कांग्रेस अगर ऐसे ओबीसी की परिभाषा देगी तो हमारे बैकवर्ड वोट भी भाग जाएंगे, जो आपका बेस है, सबसे बड़ा बेस है बिहार में। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ा हास्यास्पद और आश्चर्यजनक बात यह है, बचाने के लिए ओबीसी समाज को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी वाले कब से ओबीसी के हितैषी हो गए? ये बीजेपी ओबीसी के हितैषी हो गए। ये अब इनको मिल गया मामला तो ये अब उसको ओबीसी से जोड़ रहे हैं। मामला क्या है? मामला को डाइवर्ट दूसरे जगह किया जा रहा है। हम देख रहे हैं लगातार 2-3 दिनों से बीजेपी के लोग ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। हमारे ओबीसी भाई सब लोग जानते हैं कि बीजेपी तो उनका विरोधी, कट्टर विरोधी रहा है। ये आरक्षण विरोधी लोग ये ओबीसी की बात क्या करेंगे? ये सबसे कुछ नहीं होगा। मूल बात ये है कि जो भी हुआ है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का सवाल नहीं है, सवाल है लोकतंत्र में। लोक समाप्त हो रहा है, सिर्फ तंत्र के भरोसे बीजेपी शासन चलाना चाहती है। इनकी जांच एजेंसियां, इनके जितने भी तंत्र हैं, ये सारे तंत्र विपक्षी नेताओं के यहाँ लगाए गए हैं और इससे कोई डरेगा नहीं। अच्छा तिवारी जी, एक बात बताइए, तिवारी जी एक बात बताइए, बिहार में आपकी सरकार है, वहां पर लोग बचा हुआ है या तंत्र चल रहा है सिर्फ? यहाँ तो पूरा तरह से लोकतंत्र है, यहाँ तंत्र से नहीं चल रहा। जहाँ आपकी सरकार वहाँ लोकतंत्र, जहाँ बीजेपी के वहाँ लोकतंत्र को मार दिया गया। ये परिभाषा नहीं समझ में आती है जनता की। मैं एक दर्शक की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ, उसने अभी अभी मुझे भेजा था ट्वीट पर कि विपक्षी पार्टियों से ये पूछना कि जहाँ उनकी सरकार है वहां तो लोकतंत्र है देश में, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ये परिभाषा कैसे उतरेगी आम वोटर के दिमाग पे, ये बताइए मुझे। दीपक जी, हमारी सरकार ने बिहार में क्या किया है? कोई भी विपक्ष के नेता बताएं कि क्या उनके यहाँ तंत्र लगाया गया है? 6 महीना पहले, 7 महीना पहले बीजेपी की सरकार थी, क्या किसी भी मंत्रालय में, बीजेपी के मंत्रालय में कोई जांच बैठाई गई, कोई आरोप लगाया गया? ऐसे नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलेगा। और आप देखिए केंद्र में 95% विपक्ष को ही भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है बताइए? तंत्र के सहारे ये चला रहे हैं शासन प्रशासन। सवाल तो तब उठेंगे ना, तंत्र के सहारे। ठीक है, अब आपकी बात लॉजिकल लग रही है। जनता जब देखती है कि एक तरफ मोदी का शासन है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कैसे इनके साथ जनता खड़ी होगी? और फिर किस नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं? ठीक है कि मोदी को हटाना है। क्या लेने देने जनता को? भाई एक बार बताइए ना, कोई विजन है आपके पास कि मोदी को क्यों हटाना है? ये कहते हैं क्या कह रहे हैं कि मोदी की अडानी से दोस्ती क्यों है? अरे भाई, किसकी दोस्ती है नहीं है, ये इसकी कौन चेकिंग करेगा? एजेंसियां दुरुपयोग कर रही है, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जिसके खिलाफ कोई केस होगा, जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी, जिसके खिलाफ कोई FIR होगी। मतलब जहां लॉजिक है, कोई जस्टिफिकेशन है? काले कपड़े पहन के संसद में चले जाओगे? ठीक है, मतलब तो संसद के बाहर तक करते थे, कुर्सी बांध सकते हो। मतलब हम कह रहे हैं कि ये तो बता दीजिए। ठीक है,
मैं सीधे चलता हूं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, मेरा सीधा सवाल, और दो टूक जवाब देने के लिए आप जाने जाते हैं, दो टूक जवाब दीजिएगा। आपको नहीं लगता कि सावरकर का मुद्दा अब आपके गले की फांस बन जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में भी ये मुद्दा उठाया, वहां पर भी उनकी माफी की बात की। अब एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनने जा रही है और उद्धव ठाकरे गुट इससे बाहर है, कहीं सिर मुड़ाते ही ओले न पड़ जाए आपके। दीपक जी देखिए, पहली बात तो एक लाइन में सिर्फ मैं वाजपेयी जी की बात का विद्वान सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जवाब दे दूं। साहब, इंडोनेशिया से जो ओवर इनवाइसिंग कोल इंपोर्ट किया था ना अडानी जी ने, उसमें 2016 से डीआरआई ने मुकदमा दर्ज करके रखा है। उसका नतीजा हमको देश के नागरिकों को भी भुगतना पड़ा कि वो हायर कॉस्ट पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की इसी बिना पर, और इनवाइसिंग की ये डीआरआई ने पकड़ा था। 16, 17, 18, 19, 20, 23 आ गया। वाजपेयी जी, कब कार्रवाई होगी? एयरपोर्ट का प्रामाणिक ये 2016 में हुआ ना? अच्छा, ये 2016 में हुआ ना? अब मेरी बात सुनिए, ये 2016 में हुआ ना? 2018 में छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आई, 2018 में आपकी सरकार राजस्थान में आई। इन दोनों जगहों पर अडानी के 2016 में ये हो चुका था, डीआरआई ने उनको चार्जशीट कर दिया था। तो 2018 में आपकी सरकारों ने अडानी को ठेका क्यों दिया? और जब आपको मालूम है कि वो गलत है, आपके नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि मोडानी, उन्होंने ये भी कहा, राहुल जी ने आज अपने ट्वीट के अंदर, LIC का पैसा दे दिया, फिर PF का पैसा दे दिया, फिर LIC का पैसा दे दिया, रिटायरमेंट की जिंदगी के पैसे मोडानी को क्यों दे दिए गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधे, 2016 से आपको मालूम है कि ऐसा घोटाला हुआ है कोल इंपोर्ट के अंदर, तो फिर अडानी को राजस्थान में काम क्यों दिया गया तो कैंसिल क्यों नहीं किया गया? क्यों छत्तीसगढ़ में उनके कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू है? बताइए। 2016 से आपको पता है, 2018 में आपकी सरकार आई, आपकी सरकार ने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। दीपक जी, 2-3 बार राहुल जी से ये सवाल पहले भी पूछे गए, उन्होंने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। उन्हीं की बात को मैं यहाँ दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन उद्योगपति के काले कारनामों को छुपाए जाने के खिलाफ। उन्होंने साफ कहा कि हमारे जो काले कारनामे उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अभय जी, जो काले कारनामे कर रहे हैं उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये करें। उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? लेटेस्ट मेरा काउंटर सवाल था जो मेरे मन में था, मैंने पूछ लिया, आप बोलिए। और इसके बाद शहजाद जी, हमारे मुख्यमंत्री अगर गलत करें, उनके साथ मिलकर तो जेल भेज दो। ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। अडानी जी को बचाने के लिए ऐसे कुतर्क करते हैं कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अरे साहब, प्रमाण आ गए सामने कि स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई आप नहीं कर रहे हो, जेपीसी नहीं बना रहे हो। एमईए ने, कांग्रेस पार्टी ने, अगर वो स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, तो आपकी सरकारें क्यों दे रही हैं उसको अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट? दीपक जी, ये जेपीसी भी नहीं करेंगे क्या इस बिना पर? मैं ये पूछता हूं कि आप, एमईए ने विरोध किया 6 एयरपोर्ट देने का, नीति आयोग ने विरोध किया, उन्होंने कहा हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक आदमी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए, लिख कर कहा उन्होंने। और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 का एक्ट है, उसको पहले इन्होंने चेंज करने की कोशिश की, चेंज नहीं कर पाए तो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए तो उसको ये सब हो गया। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, 2018 में आपकी सरकारों ने क्यों दिया? जब इतना बड़ा घोटाला 2014 से अडानी कर रहा था। तो दीपक जी, जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां करती है, किसी स्टेट में करे, या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है अडानी के, सारे इन्वेस्टमेंट पर केंद्र सरकार के माध्यम से हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रेटेजिक एरिया में भी वो काम कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर वहां पर डूबीएस कंपनी उनके साथ काम कर रही है, अभय जी, अब वीर सावरकर जी का इजराइल में कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। अब मैं इजराइल 2 बार गया हूं, मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस क्या है। Zee News.